लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था किसी दी गई संख्या के कुल समभाजकों की संख्या ज्ञात कैसे की जाती है। तो उसको एक बार फिर से समझते हैं और चीजों को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो सपोज दैट सेम नंबर मैं ले रहा हूं 60। हमें पता करना है इसके समभाजकों की संख्या कितनी है। तो समभाजकों की संख्या फाइंड करने के लिए हमने बताया था कि सबसे पहले ये दिए गए नंबर को हम कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसका कैनोनिकल फॉर्म क्या हो जाएगा? कैनोनिकल फॉर्म हो जाता है 15 चौके 60। इसी तरह से तो करते हैं ना। तो 15 चौके 60, 15 गुणित ये आपका 15 आ गया, और 4 के लिए 2 की घात 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका इसका कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो सम संख्या की घात होती है इसमें हमें कोई भी चीज ऐड नहीं करनी होती है। जो घात है ना 2, इसमें हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, इसको सेम लिख देना होता है। और बाकी बचे हुए सभी नंबर्स की पावर में 1 1 ऐड करते हैं और फिर सभी का मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पावर कुछ नहीं, मतलब एक पावर मानी जाती है, तो इसमें 1 ऐड कर देंगे, इसमें भी 1 ऐड करेंगे, तो यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। आपस में सभी का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 8। मतलब समभाजकों की संख्या कितनी है? समभाजकों की संख्या ये तो हमने निकाल लिया, ठीक है। समभाजकों की संख्या कितनी आ गई? 8। अब इसी चीज को एक दूसरे पैटर्न पे समझेंगे और एक नए तरीके से भी लगाना सीखेंगे। अब हम यहाँ ये बोल सकते हैं कि 60 के उन सभी गुणनखंडों की संख्या बताइए जो 2 से विभाजित है। 60 के उन सभी गुणनखंडों की संख्या बताइए जो 2 से विभाजित है। तो इसका मतलब यही तो हुआ कि 2 से विभाजित होने वाले कुल गुणनखंड 8 ही हैं, क्योंकि 2 से विभाजित होने वाले संख्याएं ही सम होती हैं। लेकिन कभी आपसे पूछ लेगा 3 से विभाजित होने वाले 60 के सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो 3 से विभाजित होने वाले हमें निकालने हैं, या 4 से विभाजित होने वाले 60 के सभी गुणनखंडों की संख्या बतानी है, या किसी विशेष दी गई संख्या से विभाजित होने वाले गुणनखंडों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तब क्या करेंगे? तब ये तो केवल 2 के लिए था, यानी सम संख्याओं के भाजक समभाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए ये वाला सिस्टम था। अब अदर संख्याओं के लिए क्या करेंगे वो सीखते हैं। अब क्या करेंगे, देखिए 60 से ही लेते हैं। सबसे पहले हमें दी गई संख्या से इसे डिवाइड कर देना है। सपोज दैट हम बोले कि 2 से विभाजित होने वाले सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। सभी गुणनखंड की संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या तो अब हमें 60 के ऐसे गुणनखंड ज्ञात करने हैं जो 2 से विभाजित हो। तो सबसे पहला काम हमें ये करना है, जो जिस संख्या से विभाजित हमें खोजने हैं ना, तो इस संख्या से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो 60 को 2 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 30। अब 30 के कुल गुणनखंडों की संख्या ही हमारे पास जो निकलेगी वो 2 से विभाजित होने वाले गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। 30 के कुल गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंड की संख्या 30 के कुल गुणनखंडों की संख्या। तो 30 के कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी है आपको। अब 30 के कुल गुणनखंड कैसे निकालते हैं, ये आपको सबसे फर्स्ट टाइप पे ही बताया गया। 30 के गुणनखंड निकालने के लिए कैनोनिकल फॉर्म में लिख दीजिए। तो होता है 2 3 6 और 5 30। तो इन सभी की घात में एक एक ऐड कर लीजिए। एक यहाँ पर है तो एक ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा। एक घात यहाँ है तो एक ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा। एक ऐड यहाँ करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। इन सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 के कुल गुणनखंडों की संख्या आ जाती है 8। यही संख्या बनेगी 60 के 2 से विभाजित होने वाले कुल गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। अब सपोज दैट यहीं पर मैं क्वेश्चन चेंज कर दूं, 60 के वे सभी गुणनखंडों की संख्या बताइए जो 3 से विभाजित होते हैं। अभी हमने 2 से फाइंड कर ली, 8 है। 3 से विभाजित होने वाले गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। तो अब आप क्या करेंगे, पहले आपको 2 से फाइंड करने थे तो 2 से डिवाइड कर दिया था। अब आपको 3 से विभाजित होने वाले गुणनखंडों की संख्या पता करनी है। तो आप सबसे पहले दी गई संख्या को 3 से विभाजित कर दो। 60 को आपने 3 से विभाजित कर दिया, आ गया 20। अब 20 के कुल गुणनखंडों की संख्या यदि आप फाइंड कर लेते हैं तो वही संख्या हो जाएगी 3 से विभाजित होने वाले सभी गुणनखंडों की संख्या।
अर्थात 60 के ऐसे कितने गुणनखंड होंगे जो 3 से विभाजित होंगे। तो फाइंड करते हैं 20 के सभी गुणनखंड, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। 20 के गुणनखंड करने के लिए हमें सबसे पहले इसे कैनोनिकल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो ये 4 पंचे 20 होता है, ये हमने कैनोनिकल फॉर्म में लिख लिया है। अब अभाज्य संख्याओं की घातांक में 1 ऐड करेंगे और सभी घातांकों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 में 1 ऐड करेंगे, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ घात 1 है, घात में 1 ऐड करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करवा देंगे 6 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ से पता चलता है कि 60 के कुल गुणनखंडों में से 3 से विभाजित होने वाले गुणनखंडों की संख्या 6 है। ठीक है, चलिए और भी क्वेश्चन करते हैं इस तरह से। मान लीजिए हमें पता करना है 80 के 5 से विभाजित होने वाले गुणनखंडों की संख्या, खंडों की संख्या पता करनी है। 80 के वे सभी गुणनखंड हमें बताने हैं जो 5 से विभाजित होते हैं, उनकी संख्या पता करनी है। तो सबसे पहले 80 को आप 5 से विभाजित कर दीजिए, 16 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें 16 के कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो 16 के कुल गुणनखंड निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 16 को कैनोनिकल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो 2 की पावर ही होती है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, मतलब 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 की घात 4 आ जाएगी। 16 को हमने कैनोनिकल फॉर्म में लिख दिया है। अब हमें क्या करना होगा, जो ये घातांक है ना, घातांक में ही हमें 1 ऐड कर देना होगा। घातांक में 1 ऐड कर दिया, ये 5 आ गया। अब बस यही, आगे कुछ मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं, तो यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 80 के 5 से विभाजित होने वाले कुल गुणनखंडों की संख्या 5 है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक 120 के 3 से विभाजित होने वाले गुणनखंडों की संख्या, 120 के वे सभी गुणनखंडों की संख्या बतानी है जो 3 से विभाजित हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 120 को आप 3 से विभाजित कर दीजिए, तो यहाँ 40 आ जाएगा। अब 40 के सभी गुणनखंडों की संख्या पता करनी है। तो 40 के सभी गुणनखंडों को पता करने के लिए सबसे पहले इसे कैनोनिकल फॉर्म में लिखेंगे, 2 की घात 3 गुणे 5, 5 अट्ठे 40 होता है। अब क्या करेंगे, कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए जो अभाज्य संख्या की घात होती है ना, सभी में 1 1 ऐड कर दीजिए। तो 3 में 1 ऐड करेंगे, यहाँ 4 आ जाएगा, और 1 में 1 ऐड करेंगे, यहाँ 2 आ जाएगा। बस इसका मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 8 आ जाएगा। 8 है, तो 40 के कुल गुणनखंडों की संख्या 8 है, और यही संख्या हो जाएगी 120 के 3 से विभाजित होने वाले गुणनखंडों की संख्या। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कोई संख्या दे दी जाए आपको और किसी विशेष संख्या से विभाजित होने वाले इसके सारे फैक्टर्स की संख्या पूछे, आप इसी तरह से कर लीजिएगा। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन। 4th टाइप पे आते हैं। 4th टाइप में आपसे पूछा जाता है कुल भाजकों का योगफल ज्ञात कीजिए। जैसे एक एग्जांपल में लेते हैं, 60 के सभी भाजकों यानी फैक्टर्स का या गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल, अब किसी दी गई संख्या के सभी फैक्टर्स का योगफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले कैनोनिकल फॉर्म में लिखना। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि गुणनखंड से रिलेटेड 10 टाइप के क्वेश्चन या 11 टाइप के जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं, सभी में आपको सबसे पहले कैनोनिकल फॉर्म तो कन्वर्ट करना ही करना है। तो इसकी कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले आ जाएगा 15 चौके 60 होता है, तो 2 दूनी 4 और 3 और ये 5, 5 के 15 चौके 60, ये हमने कैनोनिकल फॉर्म में से कन्वर्ट कर लिया है। अब हमें करना क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, ये जो घातांक है ना, ये सबसे मैक्सिमम पावर हो जाएगी, और हमें स्टार्ट करना है इस भाजक के पावर को 0 से लेकर के ये जहां तक पावर गई है वहां तक एक्सटेंड करना है। तो सबसे पहले 2 की घात लिखेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर प्लस लगा देंगे, फिर 2 की घात 1 लिखेंगे, और इस तरह से कहां तक लिखेंगे, जहां तक ये पावर गई है। तो अभी 2 तक गई है, तो 2 की घात 2, अब इसको बंद कर देंगे। ठीक है, यदि ये 3 तक होती तो प्लस लगा करके 2 की घात 3 कर देते, 4 तक होती तो प्लस लगा के 2 की घात 4 कर देते।
जीरो से स्टार्ट लगा करके एक्सटेंड करते हुए यहाँ मैक्सिमम पावर तक लेके आना है। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 3 और 3 की घात भी जहां तक इसकी पावर है वहां तक जीरो से लगा करके वहां तक उस पावर तक लेकर के जाना है। तो सबसे पहले 3 की घात 0 कर देंगे, फिर प्लस लगाएंगे और 3 की घात 1 लिखेंगे और 3 की घात 1 तक ही लिखना था हमें, ठीक है। इसी तरह 5 की घात 1 है तो इसको भी 5 से स्टार्ट करेंगे, 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1, ये आपने लिख दिया, ठीक है। अब बस इसका सॉल्यूशन कर लेना आपको। तो सॉल्यूशन करने के लिए सारे नंबर ऐड हो जाएंगे, ये ऐड हो जाएंगे, ये ऐड हो जाएंगे और उसके बाद आपस में मल्टीप्लाई कर दिए जाएंगे। तो 2 की घात 0, किसी भी संख्या की घात 0 होने पर उसका मान 1 होता है। तो 2 की घात 0 का मान 1 हो जाएगा, 2 की घात 1 का मतलब 2 हो जाएगा, 2 की घात 2 का मतलब 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इन सबको ऐड करेंगे तो 4 2 6 7, यानी इस वाले ब्रैकेट का सॉल्यूशन 7 आ रहा है। मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले ब्रैकेट का सॉल्यूशन कितना आएगा, 3 की घात 0 है तो 3 की घात 0 का मतलब 1 होता है और प्लस 3 की घात 1 है तो 3 ही आ जाएगा, तो 1 और 3 4 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह इस वाले ब्रैकेट का अलग से सॉल्यूशन कर लीजिए, मल्टीप्लाई लगाए सभी में। यहाँ 5 की घात 0 है तो किसी भी संख्या की घात 0 होने पर 1 आता है उसका मान। 5 की घात 1 है तो यहाँ 5 ही आ जाएगा, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, ठीक। अब केवल इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 7 चौके 28 और 28 पंचे 140, 168 आ जाएगा, ये आ जाएगा 168। तो 168 क्या आ गया, 60 के जितने भी भाजक हैं यानी जितने भी फैक्टर हैं उन सभी को ऐड करेंगे तो उनका योगफल जो आएगा ना वो 168 आ जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, छोटा एग्जांपल लेंगे फिर उसके बाद बड़े एग्जांपल लेंगे, ठीक है। तो छोटे एग्जांपल से मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर यह किस चीज का योगफल दे रहा है, ठीक है। जैसे 12 के सभी गुणनखंडों का योगफल बताइए, योगफल बताइए कितना है। तो 12 के सभी गुणनखंड कौन कौन से हो जाएंगे, तो अभी हमने जो तरीका सीखा वैसे तो हमें करना ही है, लेकिन मैं आपको अब इसके अंदर की बात बताता हूं कि आखिर ये पूछ क्या रहा है। तो यदि हम थिंकिंग बेस्ड पर करें तो 12 के सभी गुणनखंड कौन कौन से हो जाएंगे, वे सभी संख्याएं जो 12 को विभाजित कर रही होंगी। तो 12 किससे किससे विभाजित होता है, 1 से हो जाता है, 2 से भी कट जाता है, 3 से भी कटता है, 4 से भी कट जाता है, उसके बाद 6 और 12 से कट जाता है, यानी 12 के कुल गुणनखंडों की संख्या 6 होती है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि इसके सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो अभी हम जो जस्ट पहले समझ रहे थे वो वास्तव में इन सब का योगफल था, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 12, ये पूछ रहा है हमसे क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग गुणनखंड निकाल करके उनका योगफल करना एक कठिन कार्य हो जाएगा, क्योंकि ये छोटा नंबर था तो यहाँ तो किया जा सकता है, अदरवाइज बिग नंबर्स पे, बड़े नंबर्स पे आप ये इस तरह से नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना चाहिए, अभी जो हमने सीखा सबसे पहले इसे कैनोनिकल फॉर्म में लिखिए। तो कैनोनिकल फॉर्म में लिखेंगे तो 2 की घात 2 गुणे 3 आ जाएगा ये, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो पावर लगी हुई है इसको 0 से स्टार्ट करेंगे, तो 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 और इसको ब्रैकेट में बंद करके इसका सॉल्यूशन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और 3 की घात भी इसी तरह से लिखेंगे, 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1। अब इनका सॉल्यूशन करेंगे तो सेम मैटर आ जाएगा, जो चीज भी इसका योगफल आएगा वही योगफल इसका भी आ जाएगा। तो देखते हैं 2 की घात 0 का मतलब 1 हो जाएगा, 2 की घात 1 का मतलब 2 हो जाएगा और 2 की घात 2 का मतलब 4। तो 4 तो 6 7, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे, 3 की घात 0 का मतलब 1 हो जाएगा और 3 की घात 1 का मतलब 3 हो जाएगा, ठीक है ना। और इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 4, तो 7 और 4 का मतलब हो जाएगा 28, ठीक है ना। तो ये इन सभी को ऐड करेंगे तो ये 28 आ जाएगा। तो ऐड नहीं करना है, हमें डायरेक्टली दिए गए नंबर्स के सभी गुणनखंडों का योगफल इस तरह से निकालना होगा, ठीक है। तो आप अलग से भी ऐड कर सकते हैं देखने के लिए। तो 6 4 10 10 20 2 22 3 25 3 28, ठीक है, ये 28 आ रहा है। नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं, दी गई संख्या के सभी विषम भाजकों का योगफल ज्ञात करना। यदि कोई संख्या 60 है, मैं हर जगह 60 ले रहा हूं और आपको इस चीज को समझना होगा कि ये एक एग्जांपल है जिसके आधार पर आप चीजों को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, ठीक है। और इसकी जगह आप कोई भी नंबर लिख लेंगे, उसके बाद आप सेम पैटर्न पे कर सकते हैं। तो 60 ले लिया, अब हमें क्या करना है, इसके सभी विषम भाजकों का योगफल ज्ञात करना है। विषम
भाजकों का योगफल, विषम भाजकों का योगफल ज्ञात करना है। तो विषम भाजकों का योगफल ज्ञात करने के लिए ध्यान दीजिएगा, हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसके कैनोनिकल फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे। इस नंबर को कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कैनोनिकल फॉर्म हो जाती है 2 की घात 2 मल्टीप्लाई 3, यहाँ 3 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा, ठीक है। ये कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। अब चूंकि विषम भाजकों का योगफल ज्ञात करना है तो आप सम संख्या को निग्लेक्ट कर दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, बाकी सेम पैटर्न आपको करना है। सेम पैटर्न का मतलब हो जाता है अभी तक आप जैसे योगफल ज्ञात करने के लिए जो नियम लगा रहे थे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में, सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करने में, तो वही चीज यहाँ पर लगानी है आपको। तो 3 की घात 1 है तो 3 को आप 0 से स्टार्ट करिए और मैक्सिमम पावर तक जो भी इसकी पावर है वहां तक एक्सटेंड करते हो और सबके बीच में प्लस रहेगा, इसको मत भूल जाना। इसी प्रकार 5 की घात 0 है प्लस 5 की घात 1, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 3 की घात 0 है तो 1 आ जाएगा और 3 यहाँ पर है तो 3 1 4 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की घात 0 है, यहाँ 1 आ जाएगा, 5 1 6 आ जाएगा, तो टोटल आपका आ जाएगा 24। तो 60 के सभी विषम भाजकों का योगफल कितना आया, 24। तो आपने देखा 60 के सभी विषम भाजकों का योगफल ज्ञात कर दिया गया है। इसी तरह से कोई अन्य नंबर भी दिया जाता है तो आपको क्या करना है, इस नंबर के सभी विषम भाजकों का योगफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसके बाद ये जो नंबर है ये सम संख्या जो दी गई है इसको छोड़ देना है आपको, बाकी सब के साथ यही वाला मेथड अप्लाई करके आपको योगफल ज्ञात कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप में आपके पास क्या होता है, विषम भाजकों की जगह सम भाजकों का योगफल पूछा जाता है। तब आपको क्या करना होगा, मान लीजिए यहां पर लिख दिया 60 के सभी सम भाजकों का योगफल ज्ञात कीजिए, भाजकों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब हमें ये ज्ञात करना है, पहले हमने ज्ञात किया था इसके पहले 60 के सभी भाजकों का योगफल 168 आया था, ठीक है। थोड़ा सा आप रिवर्स करके देख सकते हैं, 60 के सभी भाजकों का योगफल 168 आया था, ठीक है ना। उसके बाद हमने सीखा 60 के सभी विषम भाजकों का योगफल, अब हम सीख रहे हैं 60 के सभी सम भाजकों का योगफल ज्ञात करना। तो ये कभी भी आपको ज्ञात करना हो ना, तो फिर आपको ये 2 चीजें करनी पड़ेगी। सबसे पहले आप 60 के या दी गई संख्या के सभी भाजकों का योगफल ज्ञात कीजिए, 168 आ गया यहाँ पर, और 60 के सभी विषम भाजकों का योगफल यानी दी गई संख्या के सभी भाजकों का योगफल ज्ञात कीजिए और उसके बाद सभी विषम भाजकों का योगफल ज्ञात कीजिए। फिर आपको सभी भाजकों के योगफल में से विषम भाजकों का योगफल माइनस कर देना है, बस आपका आंसर तैयार है, ठीक है ना। तो 168 में से आपको माइनस कर देना है 24, आपका आंसर आ जाएगा 144, यानी 60 के जो कुल सम भाजक बनेंगे ना उनका योगफल 144 आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा।